आप सभी को राधे राधे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आज क्लास 10 मैथमेटिक्स में हम पढ़ने जा रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा। आज हम पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। कैसे हम बोल सकते हैं कि दो पॉलीगॉन जिसका नंबर ऑफ साइड सेम है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कंडीशन एसेंशियल फॉर सेइंग दैट द टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो टू पॉलीगॉन्स having same number of sides are said to be similar if two polygon of same number of sides are said to be similar if condition 1 corresponding angles are equal, और second condition corresponding sides are proportional. Proportional means corresponding sides are proportional means the ratio of the corresponding sides are equal. As for example, suppose this is triangle ABC and this is triangle DEF. So according to first condition, if angle A equal to angle D, angle B equal to angle E and angle C equal to angle F, means corresponding angles equal, then we can say that the two figures are, these two triangles are similar. And according to second condition, AB and DE means ratio of side AB and DE equal to ratio of side BC and EF equal to ratio of side AC and DF. Then we can say that triangles are, these two triangles are congruent, similar. Triangle ABC similar triangle DEF. Here also we can say triangle ABC similar triangle DEF. एक चीज आप देखेंगे यहाँ पे जो सिमिलर का साइन है सिर्फ ऐसे है, जब कॉन्ग्रुएंट देते थे तो इसमें नीचे दो लाइन रहता था इक्वल टू का, है ना, ये सिमिलर का साइन है। तो to say that the two polygons of same number of sides are similar, first of all the corresponding angles of the two polygons must be equal or the ratio of the corresponding sides must be equal, means corresponding sides must be proportional. एक और कंडीशन है, आपको उसको साइड एंगल साइड बोलते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। यहां पे देखिए जैसे हमने बताया एंगल A इक्वल टू डी, B इक्वल टू E, ये C इक्वल टू F इक्वल शो करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल इक्वल होगा ही होगा। इसको एंगल सिमिलरिटी बोलते हैं। आगे थ्योरम्स में पढ़ेंगे, आज चूंकि इंट्रोडक्शन ये भी चल रहा है ना, तो अभी उसमें हम डिटेल्स में नहीं जाते हैं। जैसे देखिए सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, इसका हम थोड़ा सा हिंदी वर्ड्स जो इसका मीनिंग क्या होगा उसके हिसाब से आप देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंस है। सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर का मतलब हिंदी में होता है समरूप, और कॉन्ग्रुएंट का हिंदी होता है सर्वांग सम। अब देखिए जैसा कि हिंदी वर्ड सब आपको सजेस्ट कर रहा है, समरूप मींस इसका विच्छेद कीजिए, सम प्लस रूप, इसका विच्छेद कीजिए तो आ जाएगा सर्व प्लस अंग प्लस सम। यहां सम प्लस रूप यानी सम का मतलब हो गया समान और रूप का मतलब रूप यानी फॉर्म। यहां पे सर्व का मतलब सभी,
अंग का मतलब अंग, यानी आप पार्ट भी बोल सकते हैं यहां पे, और सम का मतलब समान। ये डिफरेंस है सिमिलर और कॉन्ग्रेंट में। सिमिलर मतलब समरूप, रूप एक जैसा होगा। जैसे आप सपोज कीजिए, ये देखिए, ये मान लीजिए एक इक्विलेटर ट्रायंगल है और ये भी एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, दोनों का रूप समान है ना। ये यहां पे ऐसे शो कर देते हैं, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, मतलब ये हो गया इक्विलेटर ट्रायंगल है ना। ये सारा एंगल 60 60 60, तो ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, समरूप है। लेकिन सर्वांगसम है क्या, इसका साइज देखिए छोटा है साइड का, इसका बड़ा है। लेकिन सर्वांगसम कब कहेंगे, जब दो ट्रायंगल है या दो क्वाड्रिलेटरल है, जो भी है पॉलीगॉन है, उसका सारे अंग, सारे एंगल्स इक्वल हो, सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो। यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है ना, लेकिन कंपलसरी है ऐसा नहीं है। और यहां पे आपका कंपलसरी है, कॉन्ग्रेंट हम तभी बोलेंगे जब उसके सारे ऑर्गन्स यानी सारे पार्ट्स, जैसे सपोज कीजिए ये ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF, तो ये यदि कॉन्ग्रेंट होगा तो एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F, और AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF एंड AC इक्वल टू DF, तभी ये कॉन्ग्रेंट है। हालांकि कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑलरेडी पढ़े हो है ना, उसमें एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी के हिसाब से। लेकिन यदि कॉन्ग्रेंट है तो इसका तीनों एंगल जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों ट्रायंगल्स का वो इक्वल होगा, तीनों साइड जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है दोनों ट्रायंगल का वो इक्वल होगा। लेकिन यहां ऐसा कंपलसरी नहीं है, हाँ एंगल इक्वल होगा इस पे भी। यहां भी यदि सपोज कीजिए ABCDEF, तो यहां भी एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F, बट इट इज नॉट कंपलसरी दैट AB इक्वल टू D, BC इक्वल टू EF एंड AC इक्वल टू DF। ये कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यदि हो गया तो फिर कॉन्ग्रेंट ही होगा, है ना, कॉन्ग्रेंट भी सिमिलर होता है। तो यहां पे एक चीज और बताइए, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स, ऑल कॉन्ग्रेंट पॉलीगॉन आर सिमिलर। सारे कॉन्ग्रेंट जो फिगर्स है पॉलीगॉन्स है वो सिमिलर होगा, बट ऑल सिमिलर पॉलीगॉन्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। सारे कॉन्ग्रेंट जो पॉलीगॉन है वो सिमिलर होगा, बट ऑल सिमिलर पॉलीगॉन्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। मींस सारे, अब ट्रायंगल्स की बात करें तो सारा सिमिलर ट्रायंगल्स, ये सारा कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सिमिलर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स है तो ये तो सिमिलरिटी के भी जो कंडीशंस है उसको फुलफिल कर ही रहा है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और चलिए ए बी इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, तो रेशियो भी इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का सेम हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो ऑल कॉन्ग्रेंट्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। क्यों, क्योंकि इसमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स प्रोपोर्शनल हो रहा है, इक्वल होना है होगा ऐसा कंपलसरी नहीं है। सो यहां पे कंक्लूजन क्या निकलता है, ऑल कॉन्ग्रेंट triangles are similar but all similar triangles are not congruent. Any doubts? NCERT एक्सरसाइज 6.1 में कुछ क्वेश्चंस है। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। जैसे सर्कल देखिए, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, तो कैन बी से ऑल दिस सर्कल्स कॉन्ग्रेंट? नो, बिकॉज देयर रेडियस आर डिफरेंट। दिस इज ऑफ some different radius, this is of some different radius, this is of some different radius, because the size of all the circles are different, है ना। ये सब का सब जो है different radius का है, that's why we cannot say they are congruent, but this all are similar. so यहाँ पे फर्स्ट में आ जाएगा all circles are, है ना, फर्स्ट का क्या आ जाएगा आपका similar। second question is all squares are similar or congruent? Similarly, जितने भी स्क्वायर्स हैं उसका ऑल एंगल इक्वल होगा, बिकॉज 90 डिग्री, है ना, साइड्स भले अलग अलग हो, है ना, तो ऑल स्क्वायर्स आर सेड टू बी सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट कब कहेंगे, जब उनका साइड भी दो स्क्वायर है, दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम है, देन वी कैन से दैट द टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रेंट। बट यहां पे ऐसा कोई कंडीशन दिया नहीं है, सिर्फ दिया ऑल स्क्वायर्स आर आइदर कॉन्ग्रेंट और सिमिलर, देन आंसर विल बी सिमिलर।
मीन्स ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। थर्ड, ऑल ब्लैंक ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आपका ऑप्शन है आइसोसेल्स एंड इक्विलेटरल। आइसोसेल्स ट्रायंगल जितने भी हैं वो सिमिलर होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखिए, सपोज कीजिए कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल का ये पेयर हुआ, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल का पेयर ये हुआ। इसमें सपोज कीजिए ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, देन दिस विल बिकम 75 एंड 75, ये 75 एंड 75, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गया सिमिलर। लेकिन यदि ये भी आइसोसेल्स हो सकता है ये 40 हो, देन दिस विल बिकम 70 एंड 17। तो कैन बी से दिस टू फिगर्स आर सिमिलर? नो, ये दोनों फिगर जो है सिमिलर नहीं हुआ, जबकि दोनों आइसोसेल्स है। ये साइड इसका, ये साइड इक्वल है, यहां भी ये साइड इक्वल है ना। सो ऑल आइसोसेल्स ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर, बट ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल से जैसा भी आप बनाइए, साइड जितना बड़ा कर दीजिए, जितना छोटा कीजिए, आपका उसका ऑल एंगल्स जो है इक्विलेटरल है तो 60 होगा। चाहे जितना भी साइड को छोटा कीजिए, जितना भी साइड को आप बड़ा कीजिए, साइड्स को, आपका एंगल उसका 60 डिग्री होगा। सो ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। सो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहां पे दिया ऑल ब्लैंक ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो यहां आपका ऑप्शन हो जाएगा इक्विलेटरल। All equilateral triangles are similar. Next 4 questions है ना। Two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are blank है, यहाँ पे equal होगा, and their corresponding sides are blank proportional। तो यहाँ फोर्थ में आपका आ जाएगा all corresponding angles are equal and all corresponding sides are proportional। proportional जो अभी मैंने सबसे फर्स्ट में आपको कंडीशन बताया था कि टू पॉलीगॉन सेम नंबर ऑफ साइड्स का जो है, तो उसको हम सिमिलर तब कहेंगे जब उसका corresponding angles equal है and corresponding sides proportional है, means ratio of the corresponding sides are same। next question number 2, give two different examples of pair of similar figures and non-similar figures। एग्जाम्पल्स देने हैं है ना। गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल दीजिए। तो जैसे देखिए, पेजेस ऑफ बुक्स एंड पेजेस ऑफ बुक्स, डिफरेंट बुक्स, पेजेस ऑफ बुक्स, बुक्स भी डिफरेंट साइज का होगा, लेकिन वो रेक्टेंगुलर होता है। तो जो जितना भी बुक्स है आपका, सबका पेज मोस्टली रेक्टेंगुलर साइज में आता है, भले साइज उसका डिफरेंट हो, तो पेज जो है सबका रेक्टेंगल होगा, तो वो सिमिलर हो जाएगा। सेकंड इसी का एग्जांपल आप दे सकते हैं, पेजेस ऑफ नोटबुक्स। पेजेस ऑफ नोटबुक्स, नोटबुक्स जो आपका कॉपीज होता है, कॉपी भी सब रेक्टेंगुलर शेप में ही आता है ना। तो उनका भी जितना भी पेज है वो सब क्या हो जाएगा, आपका सिमिलर हो जाएगा। अब डिफरेंट आपका बोल रहा है कि नॉन सिमिलर, सेकंड में आपका नॉन सिमिलर। ऐसा दो एग्जांपल दीजिए जिसमें क्या हो, वो फिगर्स नॉन सिमिलर हो। जैसे सपोज कीजिए, प्लेट, सर्कुलर प्लेट्स, सर्कुलर प्लेट्स एंड स्क्वायर शेप्ड प्लेट। यदि प्लेट है वो आपका एक सर्कुलर प्लेट है और स्क्वायर शेप का प्लेट है, दोनों आपका नॉन सिमिलर हो गया। इसमें दूसरा एग्जांपल और भी कुछ ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर एंड ट्रायंगुलर पीस ऑफ पेपर, ट्रायंगुलर पीस ऑफ पेपर। एक रेक्टेंगुलर शेप में पेपर का पीस है, एक रेक्टेंगुलर शेप में है, बोथ आर नॉन सिमिलर। नेक्स्ट है का क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड, टू फिगर्स गिवन है आपका, एक है आपका ABCD क्वाड्रिलेटरल, एक है PQRS, है ना, PQRS। PQRS 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। दूसरा आपका क्वाड्रिलेटरल है जो आपका एक स्क्वायर है ABCD। यहाँ पे आपका ऐसे गिवन है, मन से ये सारा 90 डिग्री है।
यहाँ पे साइड्स का क्या दिया है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। वी हैव टू से दैट वेदर दीज टू फिगर्स आर सिमिलर और नॉट, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए साइड्स का आप देखेंगे पी क्यू अपॉन ए बी, तो 1.5 अपॉन 3 पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू 1.5 अपॉन 3 मीन्स 1/2। अगेन आप देखेंगे क्यू आर अपॉन बी सी, देन 1.5 अपॉन 3 मीन्स 1/2। आर एस अपॉन सी डी, then again 1.5 upon 3 means 1/2. Now SP upon DA equal to again 1.5 upon 3 means 1/2. मीन्स देख रहे हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से है वो सारा प्रोपोर्शनल है, 1/2 1/2 1/2 1/2 मीन्स रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम, मीन्स वी कैन से दैट द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। बट अनदर कंडीशंस, दो कंडीशंस था, एक था कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये 90 डिग्री और लग भी नहीं रहा कि 90 है। सो यहाँ पे एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल पी, तो बाकी को देखने की आवश्यकता नहीं है। देयरफॉर वी कैन से दैट, है ना, देयरफॉर वी कैन से दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी is not similar to quadrilateral PQRS। यही हमको बताना था कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, है ना। हमने आपको पूरा रीजन बता दिया क्यों नहीं सिमिलर है ना, क्योंकि फर्स्ट साइड में आप देखोगे तो अपीयर होगा कि सिमिलर है। क्यों? साइड्स को यदि आप देखोगे कि सारा साइड जो है प्रोपोर्शनल है, लेकिन जब एंगल पे आप आओगे तो ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसका इक्वल नहीं है, इसलिए आपको भले आप एक कंडीशन से किसी को फुलफिल करते हैं, लेकिन जब तक यदि सिमिलर होगा तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए, है ना। मींस यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, इसलिए दो फिगर आपका सिमिलर नहीं है। अब आगे जो हम देखेंगे, एक चीज और आपको बता दूं, बहुत ईजी है ज्योमेट्री। जैसे आप मेंसुरेशन है, अलजेब्रा है, उसमें आप देखते हो फॉर्मूला बेस्ड होता है। फॉर्मूला आपको लर्न है, फॉर्मूला आपने याद कर रखा तो आपको बहुत इजीली बन जाता है वो सारा प्रॉब्लम। यहाँ ज्योमेट्री का जो फॉर्मूला है, थ्योरम, अभी आगे मैं आपको थ्योरम बताऊंगा, है ना, थेल्स थ्योरम बताऊंगा। तो ज्योमेट्री में जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सारा का सारा थ्योरम पे बेस्ड होता है। मीन्स यहाँ थ्योरम ही आपके फॉर्मूला के रूप में यूज होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट थ्योरम 6.1। तो थ्योरम 6.1 states that if a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct point, then other two sides are divided into same ratio। इसी को हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, बीपीटी भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस क्या बोलता है ये थेल्स थ्योरम? स्टेट्स दैट इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यदि किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाता है, टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, बाकी दो साइड्स को किसी दो डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। तो जो अदर टू साइड्स जो पैरेलल लाइन है जो दो साइड्स को डिवाइड करेगा वो रेशियो सेम होगा, यानी वो जो पैरेलल लाइन है वो दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फिगर बना लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए यही आपका ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें बोला है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो सपोज कीजिए हमने एक लाइन ये पैरेलल ड्रा कर लिया बीसी के पैरेलल, जो ए बी को डी पे और ए सी को ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपका पैरेलल है। तो अब बोल रहा है कि ये जो ए बी को देखिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए डी और बी डी, और ए सी को दो पार्ट्स में किया, ए ई और सी में। तो ये बोल रहा है कि देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो, मींस ए डी अपॉन बी डी
इक्वल टू AE अपॉन AC, यही हमको प्रूव करना है। तो गिवन में क्या है, थ्योरम का रूल है, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, उसके बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, उसके बाद इफ कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड, यदि कंस्ट्रक्शन जरूरत है, किसी किसी थ्योरम में कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है, किसी में नहीं, तो इफ कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड देन एट थर्ड नंबर कंस्ट्रक्शन विल बी रिटन, देन प्रूफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट हियर गिवन, क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो इन ट्रायंगल ABC क्या गिवन है, DE पैरेलल BC। टू प्रूव क्या करना है हमको, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C, यही हमको प्रूव करना है। नेक्स्ट यहां पे कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है, कंस्ट्रक्शन, देखिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन में B से E को ज्वाइन कर देंगे और D से C को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन B टू E एंड C टू D। उसके बाद यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, D से DM, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ड्रा DM परपेंडिकुलर AC एंड E से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे यहां पे, EN परपेंडिकुलर AB, EN परपेंडिकुलर AB। अब नेक्स्ट नंबर में आ जाएगा प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना है उसके लिए हमको प्रूफ देना है ना, उस प्रूफ के अकॉर्डिंग हमको प्रूफ करना है कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C होगा। तो क्लास 9 में आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। दो ट्रायंगल्स यदि सेम बेस पे है, दो ट्रायंगल्स क्या, जितना भी ट्रायंगल्स हो, सारे ट्रायंगल्स जो सेम बेस पे है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। यहां लिख देंगे वी नो दैट triangles on same base and between same parallel lines are equal in area। ट्रायंगल्स जो सेम बेस पे होता है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होता है, उसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। मींस यहां पे देखिए, अब आप देख सकते हैं ट्रायंगल, ये जो B D और E, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल आपका, और फिर से देखिए ट्रायंगल C E और D, ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस DE और सेम पैरेलल लाइन D और BC के बीच में है ना। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED होना चाहिए, है ना। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। अब देखिए दोनों साइड हम सेम चीज ऐड कर सकते हैं, सेम चीज माइनस कर सकते हैं, सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम चीज से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। बोथ साइड्स, यदि कोई इक्वेशन है उसके दोनों साइड्स आप सेम चीज ऐड कीजिए, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम चीज सब्ट्रैक्ट कीजिए, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम चीज मल्टीप्लाई कीजिए, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम चीज से आप डिवाइड कीजिए, सेम क्वांटिटी से डिवाइड कीजिए, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम बोथ साइड्स हम डिवाइड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से। तो बाय डिवाइडिंग बोथ साइड, बाय डिवाइडिंग both sides by area of triangle ADE। अब both sides हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से इसको डिवाइड करते हैं। हमारा पहले से था एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए डी ई से, और इक्वल टू था एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, इसको भी हमने डिवाइड कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई से। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, यदि बी डी ई में हम बी डी को बेस लेते हैं तो हाइट हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो बेस यदि हम बी डी लेते हैं तो हाइट हमारा हो जाएगा ई एन, तो यहां हम लिख सकते हैं हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन अपॉन ए डी ई का, इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ, और बेस हम लेते हैं ए डी ई में ए डी को, बेस ए डी लिए तो आपका इसमें भी हाइट हो जाएगा ई एन, बेस ए डी हाइट ई एन। सिमिलरली इधर भी आ जाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सी ई डी में हम सी ई को बेस लेते हैं तो हाफ इंटू सी ई इंटू सी ई को बेस लेंगे तो आपका हाइट हो जाएगा डी एम, सो यहां पे हो जाएगा डी एम अपॉन अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ए डी ई में उस समय यहां पे हमने बेस लिया था ए डी, अभी हम बेस लेते हैं ए ई बेस लेंगे तो डी एम हाइट हो जाएगा, सो यहां पे हो जाएगा ए ई इंटू डी एम। देखिए ये डी एम और ये डी एम कैंसिल, ये हाफ कैंसिल, ये ई एन कैंसिल, ये हाफ कैंसिल, हमारा बच गया क्या यहाँ पे बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू यहां हो गया आपका सी ई अपॉन ए ई। अब हमको क्या प्रूव करना था, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी, तो इसको सीधा हम इन्वर्ट कर देंगे, एक प्रॉपर्टी होता है इन्वर्टेंडो, है ना, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन का जब आप स्टडी करेंगे तो एक प्रॉपर्टी होता है इन्वर्टेंडो, जिसके हिसाब से हम लिख देते हैं बाई इन्वर्टेंडो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, यही हो गया आपका प्रूव्ड। और यदि दूसरे तरीके से आप करना चाहेंगे तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अब यहां से हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे आप बाय इन्वर्टेंडो करके ये लिख सकते हैं। यदि आपको ये इस समय आप भूल गए हम प्रॉपर्टी को, तो ये बिना लिखे भी आप डायरेक्ट बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू सी अपॉन ए है, तो इसको हम ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन सी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन बाई चांस भूल गए, हम समझ में नहीं आ रहा, तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बी डी इंटू ए ई बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या हो जाएगा आपका बी डी इंटू ए ई इक्वल टू सी ई इंटू ए डी। अब यहां से बी डी को उधर ले जाइए तो यहां बच जाएगा ए ई, है ना, और सी को यहां ले तो ए ई अपॉन सी ई इक्वल टू यहां पहले से ए डी है, बी डी को यहां ले बी डी, हो गया यही चीज। आप इसको वैसे भी लिख सकते हो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, प्रूव, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के हिसाब से, है ना। आपके 3-4 थ्योरम में से एक थ्योरम तो आना ही आना है, उसमें से ये आपका एक्सेल्स भी है। 99% आपका इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कई तरीके से सॉल्व होता है, कई तरीके से प्रूव किया जाता है, ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है आपका, है ना, सिंपलेस्ट मेथड है ये आपको थेल्स थ्योरम को प्रूव करने का। अब इसके बाद हम देखते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स। जैसे यहां आपने देखा कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, है ना, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब जस्ट इसका कन्वर्स है कि किसी ट्रायंगल में एक लाइन दो साइड्स को यदि सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो थर्ड साइड्स के पैरेलल होगा, ये आपको प्रूव करना है ना। जस्ट कन्वर्स ऑफ थेल्स देखते हैं। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, क्या कहता है ये? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम स्टेट्स दैट इफ a line divides the two sides of a triangle in same ratio, then
it will be parallel to third sides of the ट्रायंगल। बोल रहा है कि कोई एक लाइन है जो किसी ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो वह जो अब थर्ड साइड में दो साइड्स को उसने डिवाइड किया, तो जो थर्ड साइड बच गया उसका वो पैरेलल होगा। फिगर देख लीजिए उसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, ए बी सी, इसमें एक लाइन है डीई जो ए बी और ए सी को सपोज कीजिए सेम रेशियो में डिवाइड करता है, जैसा कि स्टेटमेंट में बोला। तो गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज अ लाइन सच दैट ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी। तो हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव डी ई पैरेलल बी सी। अब हमको प्रूफ करना है कि डी जो है बी सी के पैरेलल होगा। अब प्रूफ में आ जाते हैं। लेट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। अब हम मान लेते हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं कि डी जो है पैरेलल नहीं है, इसको मेथड्स ऑफ कंट्राडिक्शन बोलते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड से बना रहे हैं। हमने सपोज कर लिया कि डी जो पैरेलल, जो चीज प्रूव करना है उसको हम जस्ट उसका उल्टा ले लेते हैं, इसी को कंट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। तो डी प्रूव करना है पैरेलल, हमने ले लिया कि डी बी के पैरेलल नहीं है, देन डेफिनेटली कोई ना कोई एक लाइन तो पॉइंट डी से होगा जो बी सी के पैरेलल होगा। तो देयरफॉर देयर must be a line through D which is parallel to BC। लेट ये पैरेलल लाइन क्या है, DF पैरेलल BC। तो हम लेट कर लेते हैं कि DF पैरेलल BC है। D तो पैरेलल है ही नहीं, हमने मान लिया अब क्या, DF पैरेलल BC। अब आइए अकॉर्डिंग, यहां पे क्यों लिखे, चलिए सीधा हम देखिए। अब डीएफ यदि पैरेलल है बीसी के, तो अभी अभी हमने थेल्स थ्योरम में पढ़ा था कि कोई भी लाइन यदि किसी वन साइड के पैरेलल होता है तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। देयरफॉर हमारा क्या हो जाना चाहिए, एडी, देयरफॉर एडी अपॉन बीडी इक्वल टू ए एफ अपॉन सी एफ, ये होना चाहिए। क्यों, ये इक्वेशन 1 बाई थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। बट ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, ये इक्वेशन 2 कहां से आया, ये गिवन है। देखिए ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी एफ सी। अब देखिए यहां पे ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए एफ अपॉन सी एफ, यहां पे ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 from equation 1 and 2 a f upon c f equal to a e upon c। by adding both sides 1, दोनों साइड हम 1 ऐड कर देते हैं, तो ए एफ अपॉन सी एफ प्लस 1 इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई प्लस 1। यहां पे देखिए ये हो जाएगा सी एफ, ये हो जाएगा ए एफ प्लस सी एफ इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा सी ई, यहां हो जाएगा ए ई प्लस सी ई। यहाँ 1 के नीचे 1 है, सी एफ और 1 का एलसीएम सी एफ से सी एफ को हमने डिवाइड किया 1 इंटू ए एफ, 1 के नीचे 1 है, 1 से सी एफ को डिवाइड किया सी एफ इंटू 1 सी एफ। सिमिलरली सी ई, यहाँ भी नीचे में 1 है, सी और 1 का एलसीएम सी से सी को डिवाइड किया 1 इंटू ए ई, यहाँ 1 के नीचे में डिनोमिनेटर 1 है, 1 से सी को डिवाइड किया सी इंटू 1 सी। अब देखिए ए एफ प्लस सी एफ इक्वल टू हो जाएगा ए सी, ए एफ प्लस सी एफ
AF प्लस CF इक्वल टू AC अपॉन CF इक्वल टू, यहां भी हो जाएगा AE अपॉन प्लस CE इक्वल टू AC अपॉन C, AC और AC कैंसल, आपका आ गया CF 1 अपॉन CF इक्वल टू 1 अपॉन CE, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो CE इक्वल टू CF, है ना। तो ये CE इक्वल टू CF पॉसिबल है क्या? CE इक्वल टू CF पॉसिबल है ना? इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल एंड ओनली पॉसिबल व्हेन, पॉसिबल कब है ये फिर? CE और CF इक्वल कब हो सकता है? जब पॉइंट F C पे हो, E पे ही हो, मीन्स पॉइंट F कोइंसाइड विथ पॉइंट E। अरे F थोड़ा सा भी E से आगे या पीछे होगा तो ये पॉसिबल है क्या कि CE इक्वल टू CF हो? नहीं पॉसिबल है। ये पॉसिबल तभी है जब E और F पॉइंट सेम पॉइंट हो, मीन्स एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करता हो, है ना। इट इज नॉट पॉसिबल एंड ओनली पॉसिबल व्हेन E एंड F कोइंसाइड विथ ईच अदर। जब एक साथ कोइंसाइड करेगा तो DF को हमने पैरेलल किया तो DE भी पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो कोइंसाइड विथ हियर, देयरफॉर DE पैरेलल BC प्रूव्ड। दिस इज द कन्वर्स ऑफ फेल्स थ्योरम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 6.2 के जो प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व करेंगे। वो जितने भी 6.2 के प्रॉब्लम्स हैं आपको इसी दो थ्योरम, जो थेल्स थ्योरम आपने देखा और थेल्स का जो कन्वर्स आपने देखा, इसी पे बेस्ड है ना। पूरा वीडियो को आप देखें और वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर करें। राधे राधे।